हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके मैथ्स में हर साल आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 20 MCQ क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके हर मतलब एग्ज़ाम में आता ही है, आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी कि जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्या का युग्म है, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या बोल रहा है, यानी को प्राइम नंबर होता है। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा को प्राइम नंबर बोलते किसके हैं, ठीक है। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक होता है उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल में अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर हो गया 4 हो गया। तो 5 और 4 का जब आप एचसीएफ लोगे, यानी जिसे हम बोलते हैं मस, तो इसका मस यानी एचसीएफ कितना निकल के आएगा, तो एक निकल के आएगा। अतः आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया है 14 और 35 दिया गया है। 14 को अगर देखेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा। तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम इसका कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, तो 7 आ गया। दूसरा ऑप्शन है आपका कितना, 31 और 93। 31 का ये 3 गुना ही होता है 93, तो ये भी इसका एचसीएफ मतलब कि सहवाची संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरे में बात करें तो यहाँ पर 15 और 17 दिया गया है। 15 की बात करें तो ये 5 से कट सकता है, यानी 5 से कटेगा, या तो कटेगा 3 से, लेकिन 17 कटेगा अपने आप खुद से या फिर 1 से। तो अतः हम ये बोल सकते हैं इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, तो 1 होगा। तो इसका जो को प्राइम नंबर होगा का युग्म है, यही वाला जो है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो थर्ड वाला है यानी तीसरा वाला है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है, एचसीएफ 306 और 657 इक्वल टू में 9 दिया गया है। यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये कह रहा है कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है, मस है एचसीएफ, तो 9 दे दिया गया है। और कह रहा है कि 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये पहली संख्या मान लीजिए, ये दूसरी संख्या है, इसका हमको एचसीएफ दिया गया है। तो समझिए इसको कैसे आप लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले पहली संख्या को हम इस तरीके से दर्शा देते हैं। तो पहली संख्या जो हमारा दिया गया है वो दिया गया कितना, 306 दिया गया है, ठीक है। और जो दूसरी संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या हमारा कितना है, तो 657 है। और एचसीएफ दे दिया गया है, यानी मास जिसे हम बोलते हैं, एचसीएफ बराबर में कितना दिया गया है, तो 9 दिया गया है। सवाल में पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम इक्वल टू में दे दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि इसी के वैल्यू से पूछ रहा है। तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई होप, पहली संख्या गुणे में होता है दूसरी संख्या, ठीक है। इक्वल टू में होता है क्या, एच सी एफ होता है, और इंटू में क्या होता है, तो एच एल सी एम। ये आपका सूत्र होता है, फार्मूला होता है, जिसमें से पहली संख्या और दूसरी संख्या हमको पता है यहाँ से, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारा है 306 और गुणे में कितना है, 657 है, ये है। इक्वल टू एच सी एफ की वैल्यू आपको दे दिया गया है 9, तो 9 लिखिए। एलसीएम की वैल्यू नहीं दिया है, यही पूछ रहा है, तो एलसीएम यहाँ पे एलसीएम ही लिख दीजिए। तो क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है, तो ये जो आप 9 को देख रहे हैं इसको बटे में भेज दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 306 हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 6 5 7 हो जाएगा, यानी 657 हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इक्वल टू में कितना, एल सी एम हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ से देखिए कट रहा है, तो आप काट सकते हो। जैसे कि मान लीजिए इसे काटिए, 7 से काटेंगे तो 9 बार में लगभग ये कट जाएगा, 7 में 63 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 बचेगा और पीछे 7 है, तो 9 त्रिक 27, 7 बार में आराम से कट जाएगा। तो कहने का मतलब इसको आराम से यहाँ से लिख लेते हैं। तो 306 को आपको कुछ नहीं करना है, उसको ज्यों को त्यों लिखना है, इंटू 9 से इससे काटेंगे तो एक बार में कटेगा, 9 से इससे काटेंगे तो 9 7 63, ठीक है। तो यहाँ पर 7 बार में कटेगा और 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यानी 73 बार में ये कट गया है। इक्वल टू में हो जाएगा एल सी और यहाँ पे कर दीजिए एम, ठीक है। अब आपको करना होगा 306 का गुणा 73 में करना होगा, अब जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आप लोग गुणा करेंगे, तो इसका जो गुणा होगा वो आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, तो 22 और 33, ठीक है, 8, इसका आ जाएगा गुणा। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा फिलहाल, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब एलसीएम की जो हमारी वैल्यू निकल गया है, वो निकल गया है कितना, 22 33 और 8। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, वो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
तो 22, 33, 60 ऑप्शन नंबर दूसरे वाले में ही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरे को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोल रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। ठीक है, तो इतना आपको करना होगा। तो सबसे पहले आप 144 आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आई होप आप सभी को अभाज्य गुणनखंड करना आता होगा। तो चलिए यहाँ पर हमें 144 का करना है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरीके से बना लेंगे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। कितना का करना है, तो 144 का 2 से काटिएगा तो 2 से ये 7 बार में कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, उसके बाद ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटिएगा 2 तिहाई 6 होता है, 2 6 12 होता है। फिर से 2 से काटिएगा तो 2 से काटेंगे 2 1 का 2, 2 8 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर 2 से काटिएगा तो 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा इसके बाद, तो 2 से मत काटिए। अब कितनी से कटेगा, तो ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा यहाँ पर 3 बार में। ठीक है, फिर ये 3 से कटेगा कितनी बार में, 1 बार में। अब 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 बार 2 है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 की पावर हम कितना दिखा सकते हैं, 4 दिखाएंगे। गुड़ यहाँ पे 3 कितनी बार है, तो 3 2 बार है, तो 3 पे पावर में कितना लिखेंगे, 2। हमसे सवाल में पूछा गया है घातों का योग ज्ञात कीजिए, उनके घातों का योगफल। तो घात यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर कितना है, सॉरी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो 4 और अगर 2 को जोड़ेंगे तो ये होता है 6 होता है। तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथे में देखेंगे तो 6 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर चौथा ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोल रहा है, समीकरण x+3y इज इक्वल टू 7 का हल है। देखिए यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू दिया गया है इसका x और y की वैल्यू यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए 1 नंबर का है तो टाइम भी 1 नंबर वाला ही यहाँ पर लगाना होगा आपको। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर हल करने लगिएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन से हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 लेंगे। तो यहाँ पर 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 कम 3 हो जाएगा, तो 5 होगा। जबकि यहाँ पर बता रहा है कितना है, 7 आपको आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे आइए। तो x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितना 1, तो 3 1 कम 3 और 3 इधर भी 6 हो जाएगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आ जाइए ऑप्शन नंबर तीसरे पे। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखना है 1। मान लीजिए यहाँ पर हमने 1 रख दिया, y की वैल्यू 2 रख दिया। पहले 3 है और 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो अतः आप ये बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला है वो हमारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवे को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पांचवे में क्या बोला है, रेखाओं x इज इक्वल टू 0 और 2x+3y बराबर में 12, ठीक है, का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिया गया, इसमें 4 कामा ये जो भी कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू 0 दिया गया है। तो x कैसे होता है, आप सभी लोगों ने अगर निर्देशांक पढ़ा होगा तो सबसे पहले x की वैल्यू लिखा जाता है, फिर y की वैल्यू लिखा जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू पहले से बता रखा है कितना है, 0 है। तो x की वैल्यू 0 दो जगह है, एक यहाँ पर है और ये क्या, बाकी तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए, तो इसको ध्यान देना भी नहीं है। तो x की वैल्यू हमें 0 रखना है, y की वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो 2 रखिए, इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, 0 है, 0 रख दीजिए। प्लस में यहाँ पर कितना है, तो 3y इज इक्वल टू में कितना है, तो ये 12 है। आप किसी भी संख्या का गुणा 0 में अगर करते हैं तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मतलब इसका यहाँ से तो इसका कुल मतलब ही खत्म हो गया यहाँ पर। तो अब y का मान निकालना है, तो y को मतलब यहीं पे छोड़ना होगा, 3 बटे में चला जाएगा, तो 3 चौके 12 यानी 4 बार में कट जाएगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू यहाँ पर पहले से हमारा 0 था, y की वैल्यू निकल गया 4 प्लस में 4। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवें में क्या बोल रहा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये प्रश्नावली 4B का है, आप अगर नहीं पढ़े हैं तो वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है x² - 1 इक्वल टू में 8 दिया गया है, को हल कीजिए बोल रहा है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, ये जो 8 देख रहे हैं ये एक अचर पद है, ये एक चर पद है। तो इस एक को पंचांतर कर दीजिए अपने बिरादरी वाले लोग के पास, यानी 8 के पास भेज दीजिए उधर। तो होगा क्या, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर केवल x² बचेगा, इज इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 8, और ये एक आ जाएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के पहले है तो माइनस है, इधर आ जाएगा तो चिन्ह चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हो जाएगा x² और 8 और 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाइएगा, तो जब इसका स्क्वायर हटाएगा तो इस वाली संख्या में लग जाएगा रूट लग जाएगा।
अब देखना होगा कि ये जो 9 है वो कितने का वर्ग है, और जो भी मान निकलेगा वो प्लस माइनस में निकलेगा। तो 9 कितने का है, प्लस माइनस में ये कितने का वर्ग होता है, तो 3 का वर्ग होता है। आई होप आप सभी को वर्ग तो याद ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का जो ऑप्शन नंबर 3 वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7वां, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। VIMP क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, वह संख्या होगी। भाई ये मानने वाली सवाल है। ठीक है, अगर आप मानना जानते हैं मतलब किस तरीके से इसे लगाया जाता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कोई संख्या है, उसका 1/3 भाग कितने 21 के बराबर है, वह संख्या कौन सी होगी। तो मान लीजिए भाई संख्या होगी यक्स, अब हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, संख्या मान लीजिए यक्स है। कह रहा है इसका कितना 1/3 है, 1/3 मतलब 1/3 से इसमें गुणा कर दीजिए, बराबर है किसके, 21 के। ठीक है, तो यक्स का गुणा यक्स में कर दीजिए तो यहाँ पर यक्स ही हो जाएगा। 3 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 यहाँ कितना हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। अतः यहाँ से निकल गया कितना, 63 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर तीसरे में यहाँ पर दिया गया है 63, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, यानी आप ये बोल सकते हैं PYQ। PYQ का फुल नेम होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल्य -2 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका मान ज्ञात कीजिए, पी का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है, आप यहाँ देख सकते हो पी का मान ज्ञात करिए। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है एक समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है, तो x² दिया गया है और प्लस में दिया गया है 2x, माइनस में दिया गया है p = क्या दिया गया है 0, और एक इसका मान दिया गया हमें -2। ये माइनस में जो 2 है ये x की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ बोल रहा है कि एक मूल क्या है, -2 है, तो p की वैल्यू याद करो। भाई x की वैल्यू पता होगा तभी तो हम p की वैल्यू याद करेंगे, अपने दिमाग से सोचो थोड़ा सा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो, आप कितना -2 और इसका लगा दीजिए स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर है कितना है 2 है, 2 लिखिए इंटू x की वैल्यू कितना है, तो -2 है, माइनस में यहाँ पर p हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ये और ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है माइनस में है, जब वर्क करते हैं तो प्लस में हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस में p हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 4 से 4 घट जाएगा तो यहाँ पर पूरा पूरा 0 हो जाएगा, कहने का मतलब। तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, -p बराबर क्या बच गया 0 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस जब हटाएंगे तो ये भी 0 के नीचे चला जाएगा और पूरा मिला के यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो p की वैल्यू है वो कितना निकल गया, 0 निकल गया। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहले में ही 0 है, तो ऑप्शन नंबर पहले को आराम से टिक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बड़ा, बिंदु 0,0 और -3,4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आई होप आप सभी को बीच की दूरी का फार्मूला पता होगा, डिस्टेंस वाला फार्मूला। ठीक है, तो देखिए दूरी सबसे पहले इसमें जो वैल्यू दिया गया है इसको बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना भाई। तो आपका डिस्टेंस बराबर एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस यानी d बराबर, ठीक है, क्या होता है x2 होता है, x2 का मतलब -3, ठीक है, माइनस x1 का मतलब होता है क्या 0, और इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस, फिर फार्मूला में होता है y2 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस y1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 0 दिया गया, और इस तरीके से इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर भाई इसको जोड़े घटाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, फिलहाल यहाँ पर कितना आएगा, तो माइनस में केवल और केवल 3 आने वाला है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 में 0 घटाएंगे तो केवल 4 ही बचेगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 3 का वर्ग आप करोगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करोगे 4 चौके 16 हो जाएगा। तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है, और 25 कितने का वर्ग होता है भाई, तो 25 5 का वर्ग होता है, तो 5 ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को। क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से आप नोट भी कर सकते हो, अगर कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे तो कॉपी और पेन ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो उसको आपको नोट करना होगा। क्वेश्चन में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं
4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो इसमें भाई कुछ नहीं करना होगा, जो आपको भुजा दिया गया है बस उसी का कर दीजिए वर्ग। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16 हो जाएगा। अनुपात 9 का वर्ग कितना होगा, तो 9 का वर्ग होता है 81, यानी 16:81 वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सॉरी चौथे में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, 2a इक्वल टू 2 साइन ए। यहाँ पर दिया गया है 2 साइन ए, ठीक है, यहाँ पर साइन 2a दिया गया, सॉरी 2 साइन ए, तब एक बराबर हुआ। इसका कहने का मतलब क्या बोल रहा है, जो भी कुछ लिखा है उसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि इन चारों वैल्यू में से आप एक के स्थान पे ऐसा क्या मान रखेंगे जो दोनों साइड बराबर कर देगा। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन को पहले लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम साइन लिखेंगे, ठीक है, इंटू ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 0 अंश ले लेते हैं, तो पूरा पूरा हमारा 0 आ जाएगा, यानी 0 अंश का पूरा पूरा 0 ही आ जाएगा, तो एक साइड में आ गया 0। अब ए के स्थान पे इधर ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना है, 2 है, साइन है, उसके बाद क्या है 0 अंश। ठीक है, तो 2 लिखिए इंटू साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जी जब हमने 0 अंश रखा ए के स्थान पे तो दोनों साइड में क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्या मान रखोगे जो दोनों के साइड में क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी दोनों साइड, दोनों मतलब इधर भी 0 और इधर भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे मैंने क्या बताया आपको। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, अगर आपने प्रश्नावली 8 पढ़ी है तो। ठीक है, इसमें बोल रहा है ए बराबर 30 अंश, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और बटे में दिया गया 1 प्लस cot स्क्वायर ए का मान, मतलब इसमें वैल्यू पुट करना है, बस कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप करिए क्या, यहाँ पर हम यहीं पे लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है, और tan स्क्वायर ए है तो tan स्क्वायर ए के स्थान पे कह रहा है 30 अंश रखो, ये जब मतलब कह रहा है भाई तो रख दीजिए यहाँ पर, और बटे में 1 प्लस में काट स्क्वायर दिया है तो लिख लेते हैं काट स्क्वायर, यहाँ पर ही हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, अब आपको tan 30 अंश की वैल्यू पता होगा तो आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो tan 30 अंश की वैल्यू होता है, कितना होता है भाई, tan 30 अंश की वैल्यू आप यहाँ समझो क्या होता है। तो सबसे पहले 1 है तो 1 को 1 ही लिख दीजिए। ठीक है, 1 को 1 ही लिखिए, प्लस tan 30 अंश की वैल्यू होता है 1/√3 होता है। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, अगर नहीं आता निकालने तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं निकालने का तरीका आपको बता दूंगा। और बटे में क्या दिया गया है, तो 1 दिया गया, प्लस यहाँ पर दिया गया है काट 30 अंश, तो काट के 30 अंश का मान कितना होता, तो यहाँ पर काट 30 अंश की वैल्यू होती है कितने, √3 होता है भाई, तो यहाँ पर लिखिएगा √3 और इसका कर दीजिएगा क्या, स्क्वायर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर समझिए बगल में, तो 1 है तो 1 लिखिए, एक का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग एक ही होता है, √3 का वर्ग केवल और केवल 3 होता है, और बटे में कितना दिया गया, तो 1 दिया गया, और प्लस में कितना दिया गया, √3 का वर्ग, √3 कोई भी संख्या रूट में होता है और उसका वर्ग करते हैं तो रूट टूट जाता है, केवल संख्या बाहर आ जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर एक मान के इसे भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, एक का गुणा इसमें करेंगे तो एक एक कम 1 हो जाएगा, बटे 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 3 और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग को अभी अभी तक तो समझ में आया होगा इतना। अब थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ये 3 और 1 4, बटे में हो जाएगा 3 और होल बटा में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से समझिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 बना सकते हो। अब इस यहाँ पर समझिए, जो ऊपर की वैल्यू हो उसको आपको ज्यों कहते उतारना है, यानी पूरा उतार देना जैसा भी है। तो यहाँ पर लिखना होगा 4 और बटे में कितना लिखना होगा 3 गुणे। अब ये जो 1 है ये ऊपर चला जाएगा, ये 4 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये 4 और 4 कट रहा है, 4 कटने के बाद यहाँ पर ऊपर आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा, तो नीचे आपका 3 बचेगा। तो 1/3 वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं 1/3 है वो किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 1/3 ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए फिर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पीछे सवाल दिए गए हैं, क्योंकि ये एक सूत्र है, ये एक फॉर्मूला है, अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से रटा होगा पढ़ा होगा तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें 5 है इसमें भी 5 है, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में 5 कॉमन है।
5 कॉमन का मतलब अब जो बच गया 5 कॉमन लेने के बाद तो क्या बचा यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा बचा है और अंदर क्या बचा है तो कास स्क्वायर थीटा बचा है। तो यहाँ पर 5 लिखे इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। आई होप आप सभी को अभी आपके दिमाग में आ गया होगा। तो 5 गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अतः आप बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली से आपके 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं और भाई 6 नंबर का तो ये किंग मेकर क्वेश्चन है, आप इस बात को लिख लो, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है बहुत ही खतरनाक, 6 नंबर का आता है। तो नंबर काफ़ी बड़ा है, इसलिए आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितनी है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले कह रहा एक मीनार है, बन गई मीनार। कितने मीटर की है भाई, 50 मीटर की है, 50 मीटर। कह रहा मीनार के शिखर, मीनार का शिखर कौन सा होगा, मीनार का शिखर यही होगा। शिखर मतलब कौन सा, टॉप पर, टॉप फ्लोर जिसे बोलते हैं। शिखर से पृथ्वी पर, अब यहाँ से मान लीजिए पृथ्वी पर यहाँ से एक कोण बन रहा है जो कि कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है भाई। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब सवाल में पूछा, इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पर ए दे दीजिए, यहाँ पर बी दीजिए और यहाँ पर सी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बिंदु की मीनार से पाद बिंदु से दूरी कितनी है। तो कह रहा है ये जो बिंदु है वो मीनार के मुख्य बिंदु से कितनी दूर है भाई, यही बता दो आप। तो इसको कुछ नहीं पता तो एक्स मान लो आप, ठीक है। तो बात यहाँ पर लंब और आधार की हुआ है। जब लंब और आधार की बात करता है तो हमें यूज करना पड़ता है tan थीटा इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा ए बी यानी लंब होता है, ठीक है। और बी सी यानी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, या फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो tan थीटा की वैल्यू आपको दे दिया गया है 30 डिग्री, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। ए बी की वैल्यू यहाँ पर दिया गया 50 दिया गया, 50 लिखिए। और बी सी की वैल्यू यानी कि बी सी की वैल्यू आप एक्स भी लिख सकते हैं और बी सी चाहे तो बी सी ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो tan थीसिस की वैल्यू 1/√3 होता है। आई होप आप सभी को पता होगा, मैंने अभी बताया, आप इसे याद कर लो, ठीक है। और इक्वल टू में हो जाएगा 50 और बट्टे में यहाँ पर यक्स ही दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, यक्स दिखा दो यहाँ पर। तो अब यहाँ से यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो गया, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 50 अंडर रूट में हो जाएगा 3। तो 50 अंडर रूट 3 वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 50 अंडर रूट 3 ऑप्शन नंबर आप दूसरे में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर बी दूसरा है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 छोटा है लेकिन वही छोटा पैकेज बड़ा धमाका वाला हल है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया उस वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14 है, ठीक है। तो साफ साफ कहने का मतलब ये कह रहा है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दे दिया है भाई 14 दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वृत्त की परिधि का फार्मूला पता होगा तभी आप लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको वृत्त की परिधि का फार्मूला पता होना चाहिए, तो आई होप आप सभी को पता होगा। फिलहाल मुझे पता है भाई क्या होता है, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि का फार्मूला, जिसमें से 2 है तो 2 को आप 2 ही लिखिए, ठीक है। इंटू पाई की वैल्यू होता है 22/7, आई होप आप सभी को पता होगा। इंटू जो आर की वैल्यू यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर लिख दीजिए आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू हमें दिया गया 14, 14 का मतलब आप इसे लिख सकते हो, यहाँ पर केवल आर लिखिएगा, स्क्वायर ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 दिया गया हमें आर की वैल्यू, ये स्क्वायर नहीं करिएगा, ठीक है। तो मतलब 2 पाई आर है केवल, आप अच्छे से देखिए, देख लीजिएगा फार्मूले को। तो 7 से काटेंगे, 7 से ये 2 बार में कट जाएगा। 22 दूना कितना, 44 होता है, 44 दूना कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट हमने कर दिया गुणा। तो 88 सेंटीमीटर इसका आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है ये 10, 9, 10, 10, 3, 10, 10, 4 का बहुलक होगा। ये देखिए बहुलक पूछ रहा है। आई होप आप सभी को बहुलक निकालना निकालना आता होगा। बहुलक निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, जिसमें इन संख्याओं में जो सबसे अधिक बार संख्या प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की गई है, प्रयोग में लाई गई है, वही आपका बहुलक है। जैसे कि यहाँ पर 10 को देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, सबसे अधिक बार 10 लाया गया, कितनी बार, 5 बार लाया गया। तो अतः आप बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है
मतलब सेकंड वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 10 ही जो है सबसे अधिक बार प्रयोग में लाया गया है, तो यही आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया भाई। क्या हो गया, तो बहुलक हो गया, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही सिंपल तरीके, ये समीकरण वाला क्वेश्चन है। समीकरण वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आते हैं, ठीक है। कितना परसेंट, 100%। तो समीकरण के जितने भी क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू में 4 दिया गया तथा x माइनस वाई इक्वल टू में 0, तो x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो हम भी 1 नंबर वाला ही दिमाग लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है x प्लस वाई का योग होना चाहिए 8, सॉरी 4 होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 4 4 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला कट गया। इस तरह ये तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। कह रहा है अंतर 0 होना चाहिए, यानी 2 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अतः आप ये बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ बच्चों को यहाँ पर समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप एक काम करिए, क्या करेंगे, तो पहले x और प्लस में y इक्वल टू में क्या बना दीजिए, 0 सॉरी 4 बना दीजिए, और इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। और जो x माइनस वाई इक्वल टू में 0 दिया गया है, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब क्या करिए, इसको विलोपन विधि से आप हल कर दीजिए, तो आपका x और y की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का, ठीक है, क्या बोल रहा है, त्रिज्यखंड, यहाँ पर त्रिज्यखंड है, का क्षेत्रफल जिसका कोण जो है क्या है, थीटा है। तो साफ साफ ये बोल रहा है कि त्रिज्यखंड का फार्मूला आप बता दो, बस यही बात है, ठीक है। तो देखिए त्रिज्यखंड का जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा बराबर, सॉरी थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी, सॉरी चौथा वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि याद करने में आपको आसानी होगा, नहीं तो आप भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है काफ़ी छोटा है। अगर जिस प्रश्नावली से ये क्वेश्चन लिया गया है, वो प्रश्नावली आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपके लगभग 8 से 10 नंबर वहाँ से क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। कितने नंबर, 8 से 10 नंबर। ये कौन सी प्रश्नावली का है, आप आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। अगर नहीं पता है तो ये प्रश्नावली 7 का है, यानी 7A 7B, आप 7 पूरा पढ़ लो प्रश्नावली को। यहाँ से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा करें और उसे मिलाया करें कि किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कितने नंबर का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी है। सबसे पहले मैंने बताया कि जो पहली वैल्यू होती है उसको x बोलते हैं और दूसरी वैल्यू को y बोलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है y अक्ष से दूरी, यानी y अक्ष से दूरी जब पूछेगा तो आप x की वैल्यू को आंसर देंगे, यानी कितना देंगे, -3। तो -3 दिया गया है ऑप्शन नंबर पहले में, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बहुविकल्पी के लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, b² - 4ac को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या, शून्य शून्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है क्या, गुणांक दिया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया क्या, विभक्तिकर दिया गया है। और ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है शून्यक, शून्यक दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो शून्यक, क्या लिख लेंगे, शून्यक लिखेंगे। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि एक फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, जिसे हम लोग v विक्टिकर के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, तो v विक्टिकर के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने 1 से लेकर 20 जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन मैथ्स के हैं, मैंने यहाँ पर पूरा कोशिश किया है बताने की, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन बच गए हैं वो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। तो फिलहाल आप मतलब उस वीडियो को जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको भी और उसको दोनों को डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।